हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की हम बात कर रहे थे, और पाचन तंत्र के अंदर हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट फर्स्ट और सेकंड। जो बच्चे आज ही क्लास में आए हैं वो एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी देखे। इस क्लास के बाद में देखोगे तो समझ में आ जाएगा इजी वे में। रमेश जी गुड आफ्टरनून। देखो हम कल छोड़ के गए थे स्टमक, आमाशय के बारे में बात कर रहे थे। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ कि स्टमक आमाशय किस तरीके से काम करता है। उसके बाद आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे लीवर के बारे में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो सवाल डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, लीवर से बनते हैं। उसके बाद हम पैनक्रियाज, अग्नाशय पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। तो देखो स्टमक की बात हमारी चल रही थी, तो सबसे पहले देखो हमने स्टमक के बारे में क्या देखा था, आप आंसर देते जाना कि ये जो हमारा आमाशय है स्टमक, यानी कि ये जो फूड पाइप है जो आमाशय से जुड़ी होती है, फूड पाइप जो बोलस है। और आप सबको पता है कि बोलस क्या होता है, जब भोजन में लार मिला दी जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, बोलस कह देते हैं। तो ये जो बोलस है ये यहाँ से कहाँ आता है, इस स्टमक में आता है। और जैसे ही स्टमक में ये बोलस आता है लगभग 1.5 घंटे के लिए, लगभग 1.5 घंटे के लिए ये भोजन ऐसा कैसा पड़ा रहता है, यानी इस पे कोई रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही बोलस यहाँ पे 1.5 घंटे के लिए होता है, यहाँ की जो सेंसरी नर्व है वो सिग्नल कहाँ लेके जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है। और ब्रेन क्या करता है, यहाँ पे मैसेज देता है नर्व को कि यहाँ की जो ग्लैंड है, और आपको पता है कि स्टमक में यहाँ जो ग्लैंड उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर आप सबको पता है कि किस नाम से जानते हैं हम, जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इन ग्लैंड को क्या किया जाए, स्टिमुलेट किया जाए। स्टिमुलेट यानी कि सक्रिय किया जाए, ताकि ये ग्लैंड क्या करे, एक जूस सिक्रेट करे जिसमें एंजाइम हो, और वो एंजाइम किस पे काम करे, इस बोलस पे काम करे, और इस बोलस को क्या बना दे, काइम बना दे। क्या बना दे, काइम बना दे। ठीक है, अब हमने कल डिस्कस किया था बोलस के बारे में, काइम के बारे में, और किसके बारे में, काइल के बारे में। तो स्टमक में जो भोजन का डाइजेशन होता है उस भोजन को हम क्या कह देते हैं, काइम, और माउथ में जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, बोलस कह देते हैं। अब देखो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये एक जूस सिक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, या फिर आप क्या कह सकते हैं, जठर रस। क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस या फिर जठर रस। वैभव जी पीडीएफ मिलेगा आज, फाइनली आपको मिल ही जाएगा। गैस्ट्रिक जूस या फिर क्या कहेंगे, जठर रस। अब हमने कल डिस्कस किया था कि इस गैस्ट्रिक जूस में क्या है कि अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और उसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम पढ़े थे, याद आ रहे होंगे। सबसे पहला एंजाइम था पेप्सिन। कौन सा था, पेप्सिन। थोड़ा सा फास्ट लूंगी स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि कल पढ़ा हुआ है तो एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आगे वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो सके। पेप्सिन के बाद में हमने दूसरा जो एंजाइम पढ़ा था वो कौन सा था, रेनिन था। और इसके साथ में हमने एक HCl, एक एसिड पढ़ा था जिसे हम कह रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी थी कि ये जो HCl है, ये जो स्टमक है इसकी pH को लगभग 1.5 तक ले जाता है, यानी आमाशय जो हमारा है उसकी pH ये कितनी बना के रखता है, 1.5। अब आप कहोगे कि मैडम ये तो बहुत एसिडिक pH है। अगर आप HCl को लेबोरेटरी से उठा के अगर आपकी स्किन पे ड्रॉप करते हो तो आपकी स्किन जल जाएगी, क्योंकि बहुत खतरनाक एसिड है। इसकी pH का मान क्या है, बहुत ही कम है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर HCl बन रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे रात को खाना खा के नहीं सोए तो सुबह तक तो बॉडी स्टमक जल जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है उसकी बात अब हम करेंगे। हमने देखा था कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम का काम होता है जो प्रोटीन हमने खाई है, हम क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो कहाँ शुरू हो गया था, माउथ में, और लगभग 70 to 80% जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ हो जाता है, माउथ में हो जाता है। अब हम बात किसकी करेंगे, प्रोटीन के पाचन की। तो इस प्रोटीन का जो पाचन है ये कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन। आप इसको इसी से याद रखेंगे, पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। पेप्सिन करता क्या है
कि इस प्रोटीन को, जो प्रोटीन हम खा रहे हैं, इस प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन्स में। किस में बदल देता है? पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में। अब आप मेरे को ये कहोगे कि मैडम जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी डाइजेस्टिव सिस्टम की तो हमने क्या, रंजन जी एमाइनो एसिड में नहीं, भाई गलत हो जाएगा आपका सवाल। रीजन में यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में तो कौन बदलता है? पेप्सिन। लेकिन आपने एक एंजाइम का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। क्या नाम होता है? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशयी रस में। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है कि इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में किसने बदल दिया? पेप्सिन ने। फिर इस पेप्टोन्स को किस में बदलता है? एमाइनो एसिड्स में। तो कभी भी इस सवाल को गलत मत कर देना। दो सवाल बन गए। पहला सवाल क्या बना, ध्यान से सुनना। सतवीर जी गुड आफ्टरनून। सवाल बन गया कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है, तो आपका आंसर क्या आएगा? पेप्सिन। जी पेप्सिन कहाँ बनता है? स्टमक में बनता है। स्टमक में कौन बनाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथियां बनाती है। पहला सवाल क्लियर है। दूसरा सवाल क्या बन जाता है कि इस प्रोटीन को एमाइनो एसिड, अमीनो अम्लों में कौन बदलता है? तो आप क्या कहेंगे? ट्रिप्सिन। और इस ट्रिप्सिन की हम बात कहाँ जाके करेंगे? जब अभी हम थोड़ी देर बाद में पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम किसकी बात करते हैं? ट्रिप्सिन की बात करते हैं। दोनों सवाल क्लियर होंगे। अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। पेप्सिन को, प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्सिन बदलता है और प्रोटीन को एमाइनो एसिड में कौन बदल देता है? ट्रिप्सिन बदल देता है। क्लियर है? हाँ जी। अब इसके बाद में देखो हमारा जो दूसरा एंजाइम है वो कौन सा आता है? रेनिन। अब देखो ये रेनिन क्या करता है, कल बात की भी थी इसकी कि ये जो रेनिन एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। सवाल बन जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है? तो एंजाइम क्या हो गया? रेनिन। करता क्या है ये रेनिन एंजाइम? जो मिल्क हम खाते हैं या पीते हैं, मिल्क यानी कि दूध, यानी दूध का जो पाचन है वो कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन। और बच्चे ज्यादातर क्या लेते हैं? दूध लेते हैं। और उस वजह से उस दूध के अंदर, अब देखो इस दूध में हमने बात कर ली थी कल, प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? केसिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन। ठीक है। इस केसिन प्रोटीन का जो पाचन है वो कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन। और इस केसिन को बदल देता है पैराकेसिन में। किस में बदल देगा? पैराकेसिन में। ठीक है। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन को किस में बदल देता है? पैराकेसिन में बदल देता है। कौन? रेनिन। अब रमेश योगी जी बोल रहे हैं व्हाइट। हाँ जी मैं समझ गई आप क्या बात बोलना चाह रहे हो कि जो दूध है, जो मिल्क है, इस दूध का जो व्हाइट कलर है, जो सफेद रंग है, वो किसके कारण होता है? सवाल यही बन जाता है आपके सामने। सवाल क्या बन जाता है कि दूध का सफेद रंग कौन सी प्रोटीन के कारण होता है? तो आप क्या कह देंगे? केसिन प्रोटीन के कारण। क्लियर है इतना? और राम किशोर जी ने दूसरा आंसर भी दे दिया है सवाल पूछने से पहले ही, क्योंकि पता है कि मैडम दूसरा सवाल क्या करने वाली है। अब देखो दूसरा सवाल क्या बनेगा यहीं पे कि देखो गाय का जो दूध होता है, आप सबको पता है गाय का दूध है वो हल्का सा हमें पीला, येलो दिखता है। ठीक है। उस दूध के पीले रंग का कारण क्या है? तो आंसर दे रहे हैं कई, बहुत से ने दे दिया, रमेश जी ने दे दिया, परवीन जी ने दे दिया। तो दूध के येलो कलर का कारण क्या होता है? क्योंकि गाय के दूध में किसकी उपस्थिति देखी जाती है? कैरोटीन की उपस्थिति देखी जाती है। और ये कैरोटीन गाय के दूध को पेल येलो यानी कि हल्का येलो कलर देती है। कौन सा भाग? कैरोटीन वाला भाग। क्लियर है इतना? इसके बाद में देखो इस HCl के बारे में हमने थोड़ा सा कल डिस्कस किया था, एक बार और देख ही लो। ये जो HCl है हम इसको क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैंने कल आपके सामने एक सवाल किया था और उसका आंसर भी आपने बहुत से ने दिया भी था। सोहनलाल जी गुड आफ्टरनून। तो HCl को हम क्या कह सकते हैं? एक हार्मोन कह सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन रहा था
सवाल क्या बन रहा था कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा एसिड है जिसे हम क्या कह सकते हैं, हार्मोन कह सकते हैं, या फिर सीधा सवाल भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन क्या कहला सकता है, कौन सा अम्ल है वो हार्मोन कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे, HCl। इसके रीजन की बात हमने कल की थी कि जो भी एसिड या फिर जो भी चीजें जो दूसरे को स्टिमुलेट करती है, यानी कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह कि अभिक्रिया को बढ़ा रही है, अभिक्रिया को कम कर रही है, उन सबको हम हार्मोन्स कह रहे होते हैं। तो ये जो HCl है ये हमें मदर बॉडी से ही तो मिला है। ऐसा थोड़ी है कि हमने HCl बाहर से पी रहे हैं कि जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है, खाना खा रहे हैं तो 2 दिन का HCl एक साथ पी लिया। ठीक है, सुनील योगी जी गुड आफ्टरनून, एक साथ पी लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम करते क्या है कि हमारी बॉडी खुद किसको बनाती है, HCl को, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, एक हार्मोन कह देते हैं। अब देखो ये HCl कभी भी डाइजेशन नहीं करता। तो आप कहेंगे कि मैडम ये क्या बात कर रहे हो, HCl डाइजेशन नहीं करता तो फिर बनता क्यों है स्टमक में, आमाशय में। देखो HCl एक हेल्पर होता है, हेल्पर यानी कि सहायक। ये पाचन में क्या करवाता है, सहायता करवाता है। सहायता कैसे करवाता है, कल हमने बात की थी कि देखो जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है उसको हम बोल सकते हैं पेप्सिनोजन। कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको पेप्सिनोजन, और रेनिन आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, प्रोरेनिन। क्या लिखा हुआ मिलेगा, प्रोरेनिन। आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दोनों ही एंजाइम कैसे हैं, अभी असक्रिय। यानी कि यदि भोजन आ रहा है और एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन की फॉर्म में है तो उस भोजन का डाइजेशन नहीं होगा जब तक किसका सिक्रेशन नहीं होगा, HCl का। जैसे ही HCl निकलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल होती है जिसका नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक कोशिका, नाम जरूर याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी कोशिकाएं HCl का सिक्रेशन करती है, तो वो क्या होता है, ऑक्जेंटिक सेल। ये ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है कि इस पेप्सिनोजेन को किसमें बदल देती है, पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन को किसमें बदलती है, पेप्सिन में, सॉरी, ऑक्जेंटिक सेल या फिर HCl। और प्रोरेनिन को HCl किस में बदल देता है, रेनिन में। अब ये दोनों एंजाइम कैसे हो गए, सक्रिय, और अब ये प्रोटीन का क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, पाचन करेंगे। क्या क्लियर है, क्या इतना क्लियर होगा शायद। हाँ जी, क्लास डेली होती है 2 से 3। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऑक्जेंटिक कोशिका HCl बनाती है, और ये HCl हमारे आमाशय का मीडियम कैसा बना देते हैं, अम्लीय, एसिडिक, क्योंकि खुद अम्ल है। और हमारे आमाशय की pH लगभग कितनी ले आता है, 1.5 तक ले आता है। ठीक है, अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, ये तो क्लियर हो गया इतना। थोड़ी देर पहले एक सवाल क्या पूछा मैंने कि ऐसा क्यों होता है, HCl की pH बहुत कम है फिर भी हमारा जो स्टमक है वो कभी जलता क्यों नहीं है। जब अपन बाहर से HCl को यूं डालते हैं तो स्किन जल जाती है, तो हमारा स्टमक तो बहुत स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है, मतलब चिकना है। तो क्या ऐसा क्या रीजन है कि HCl उसको जला नहीं पाता। आप सबको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। देखो होता क्या है कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक में एक सेल और पाई जाती है। जैसे मान लो कि ये हमारा स्टमक है, हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हो गई हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बना रही है, HCl और एंजाइम्स बना रही है। यहाँ पे देखो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के जस्ट अंदर, यानी यहाँ से एक लेयर पाई जाती है और उनको बोला जाता है म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा परत, म्यूकोसा या फिर म्यूकस भी बोलते हैं कई। ठीक है, म्यूकोसा। ये म्यूकोसा क्या करती है, म्यूकस, म्यूकस या फिर किसका सिक्रेशन करती है, श्लेष्मा का। म्यूकस या फिर श्लेष्मा। अब आप कहोगे कि मैडम इस म्यूकस में ऐसा क्या है, इस म्यूकस में ऐसा क्या है जो HCl के प्रभाव को कम कर देता है। तो बात ये होती है कि ये जो HCl है ये कैसा हो गया, अम्लीय, जबकि इस म्यूकोसा से जो म्यूकस यहाँ पे बनता है ये किस प्रकृति का होता है, याद रखना, क्षारीय प्रकृति का, बेसिक। कैसा होता है, क्षारीय, बेसिक।
गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो HCl बन रहा है ये कैसा बन रहा है, एसिड वाला बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो लेयर है म्यूकोसा वाली, ये म्यूकस बना रही है, वो कैसा है, क्षारीय। आप सबने देखा होगा कि जब अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को बनते तो क्या है, लवण और जल, लेकिन इस अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे पदार्थ है वो कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो ये रीजन है कि ये जो अम्ल है ये इस स्टमक की लेयर को डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। क्लियर है इतना, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, रीजन पूछे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl एसिडिक फॉर्म में होता है। हाँ जी, अल्सर रोग उदर में होता है। वो अल्सर रोग होता कब है कि जब म्यूकोसा काम नहीं कर रही होती और HCl ज़्यादा सिक्रेट हो रहा होता है, तो हमारा जो ये स्टमक है इसकी लेयर क्या हो जाती है, धीरे धीरे कई कई जगह से डिस्टॉर्ड हो जाती है, जिसे हम कह देते हैं ना पेट में छाले हो गए, ये नाम से भी जानते हैं, उसे अल्सर रोग कहते हैं। और अल्सर रोग खतरनाक होता है, फिर फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये जो म्यूकस है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो म्यूकस और अम्ल और क्षार मिलके क्या कर लेते हैं, उदासीनीकरण, ठीक है। अब देखो आगे कि कई बार क्या हो जाता है कि जैसे मान लो कि बहुत टेस्ट वाला खाना मिल गया आपको, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आप खा लेते हो, या फिर मान लो कि जैसे शादी वादी में गए और अच्छा खाना दिख गया तो आप हम क्या करते हैं कि जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा लेते हैं। अब होता क्या है कि उसके डाइजेशन के लिए HCl का ज़्यादा सिक्रेशन होता है, और जैसे ही HCl ज़्यादा बनेगा, भाई HCl की मात्रा भी तो फिक्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सिक्रेट होना चाहिए ना, तो HCl ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है। तो हो गया क्या कि हमारे स्टमक में जैसे ही HCl की मात्रा बढ़ गई उसे हम कह देते हैं एसिडिटी। खट्टी खट्टी डकार आती है ना कई बार खाना खाने के बाद में, वो क्यों आती है, जैसे मान लो आपने फास्ट फूड खा लिया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया कि उसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो उस टाइम क्या होता है कि HCl ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है और क्या हो जाती है, एसिडिटी, यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हैं, अति अम्लता, एसिडिटी या फिर अति अम्लता। अब आप कहोगे कि मैडम अभी इस एसिडिटी को कम कैसे किया जाता है, तो आप सबको पता है कि एसिडिटी को खत्म कैसे किया जाएगा। अरे एसिड ज्यादा बन रहा है तो बाहर से बेस दे दो ना, मतलब बाहर से क्षारीय पदार्थ दे दो, कोई भी बाहर से क्षारीय पदार्थ दे दो, तो क्षार और अम्ल मिलके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, और एसिडिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम। सोहनलाल जी याद आ गए क्या, इनो, ठीक है, इनो की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से आप कोई भी क्षार है जो बेस है जो आपके घर में किचन के अंदर उपलब्ध है आप उसको ले सकते हैं। जैसे बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा जिसे कहते हैं, जो अपन कई फास्ट फूड बनाने में काम में लेते हैं, तो उस बेकिंग सोडा को भी आप क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं अगर एसिडिटी हो गई है तो इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, यहाँ पे आप जैसे बोल रहे हो कि इनो को काम में लिया जाता है, तो इस इनो में भी जो क्षार होता है वो क्षार होता कौन सा है उसका नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उस क्षार को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। पहला नाम तो आप ये याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी जो क्षार इनो में पाया जाता है वो या तो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर है इतना, क्लियर है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी काम में ले सकते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में, स्टमक के बारे में, कल हमने देख लिया था। अब इसके बाद आपको ये भी पता है कि जैसे ही भोजन में, स्टमक में जो भोजन आया था वो क्या आया था, बोलस, कहाँ से बन के आया था, माउथ से। बोलस में हमने क्या मिला दिया, HCl, बोलस में हमने क्या मिला दिया, HCl, तो ये क्या बन गया जी, काइम, क्या बन गया, काइम।
तो आपसे सवाल कर लिया जाए कि बताओ काइम कहाँ बनता है, तो आप क्या कहेंगे? स्टमक में, आमाशय में, उदर में, जठर में, जो भी आपको नाम याद रहेगा, और उसको आप क्या कहते हैं? काइम। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोलस में जैसे ही HCl मिल जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? काइम कह देते हैं। ठीक है जी, चले आगे। चलो आगे, जैसे ही स्टमक की बात होती है, इसके बाद में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके अंदर हम ग्रंथियों की बात करते हैं, क्योंकि छोटी आंत पढ़ने से पहले छोटी आंत में जो काम करेगी वो लीवर और पैनक्रियाज करेगी, यकृत और अग्नाशय। तो अब हमें बात किसकी करनी पड़ेगी? लीवर की। और तैयार हो जाना, क्योंकि लीवर से बहुत सवाल बनते हैं और मैं भी आपसे सवाल करने वाली हूँ। लीवर, यकृत। सबसे पहला सवाल, क्या भोजन लीवर में जाता है क्या डाइजेशन के लिए? क्या लीवर में भोजन डाइजेशन के लिए जाता है क्या? रोहित जी नहीं, मनोज जाट जी नहीं, योगी शर्मा जी नो। चलो ठीक है, बहुत ही सही आंसर दिया। देखो जो यकृत है ये सहायता करती है पाचन में, डाइजेशन में, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। आप क्या कहोगे कि मैडम आप डाइजेस्टिव सिस्टम में यकृत पढ़ा रहे हो, इसका मतलब तो यही है ना कि जो भोजन है वो यकृत में जाएगा। लेकिन ये डाउट क्लियर कर लेना कि कभी भोजन यकृत में नहीं जाता। अब इस यकृत से देखो क्या क्या सवाल बनेंगे। सबसे पहले तो स्टडी ऑफ लीवर की बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ लीवर, क्योंकि हम बेसिक से चलेंगे। स्टडी ऑफ लीवर, लीवर का अध्ययन क्या कहलाएगा? एक ब्रांच है जिसमें हम केवल किसका अध्ययन करते हैं? लीवर का अध्ययन करते हैं। हिपैटोलॉजी, विजेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही आंसर है। हिपैटोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है, हिपैटोलॉजी, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? लीवर का अध्ययन करते हैं, लीवर की स्टडी करते हैं। इसके बाद में देखो कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी आप क्या कह सकते हैं कि जितने भी आंतरिक अंग हैं, जितने भी आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उसमें से सबसे भारी जो अंग है वो भी कौन सा होता है? लीवर होता है। कौन सा होता है? लीवर। ठीक है, सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा या हैवी जो इंटरनल ऑर्गन है, हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल की नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? लीवर, यानी कि यकृत होता है। अब आप बात करोगे चलो मैडम इसका वेट तो बता दो कि होता कितना है इसका वेट, सबसे भारी है तो सबसे हैवी है तो हम बात क्या करते हैं कि इसका वेट देखो, आपको ऑप्शन में मिलेगा 1.5 kg। कितना मिलेगा? 1.5 kg। लेकिन थोड़ा सा हम इसको डीपली बात करें तो फीमेल और मेल में, यानी कि फीमेल महिलाओं में और मेल पुरुषों में, इसका जो वेट है वो सबसे वेट है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। फीमेल में यदि इसका वेट देखें तो फीमेल में इसका होता है 1.5 kg टू लेके 1.2 से 1.5 kg। नोट कर लेना, फीमेल के अंदर कितना होता है? 1.2 से 1.5 किलोग्राम। और यदि मेल में देखें कि पुरुषों में कितना होता है, तो पुरुषों में होता है 1.4 से लेके 1.8 तक ये जा सकता है। क्लियर है? हाँ जी, कुफर सेल्स हम पढ़ाएंगे। कुफर सेल्स इज प्रेजेंट इन लीवर, फैगोसाइटिक होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है? वेट 1.5 kg ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। और फीमेल का पूछ ले तो आप कितना बताएंगे? 1.2 टू 1.5 kg। और मेल में पूछ ले तो 1.4 से लेके 1.8 kg। स्क्रीनशॉट जो भी आप लेते हो लेते जाया करो, या फिर नोट कर रहे हो तो नोट कर लिया करो। क्लियर है इतना? इसके बाद में देखो यहीं पे बन जाता है कि लीवर को, मैं इसको मिटा रही हूँ, स्टडी ऑफ लीवर को हिपैटोलॉजी कहते हैं। सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन भी कौन सा होता है? लीवर होता है। वेट की बात करें तो 1.5, फीमेल में 1.2 से 1.5 और मेल में 1.4 से 1.8। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट की यदि अपन बात करें लीवर का, तो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड। अब हम पीछे की क्लासों में बात कर चुके हैं कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक बहिस्रावी और एक कौन सी होती है? अंतःस्रावी। लेकिन आपसे सवाल इतना ही बन जाए केवल कि बताओ लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा जी, लीवर है, यकृत है। और यही सवाल यदि थोड़ा सा चेंज हो जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी मीडियम वाले देख लेना, एक्सोक्राइन को हम क्या कह देते हैं, बहिस्रावी कह देते हैं। क्या कह देंगे, बहिस्रावी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, लीवर। और सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेगा तो भी हम आंसर क्या लिख देंगे, लीवर यानी कि यकृत। अब यहाँ हम एंडोक्राइन की बात नहीं करेंगे, एंडोक्राइन की करेंगे तो वहाँ पे थायराइड आएगी, जब अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे उसकी बात करेंगे। क्लियर है। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेगा तो भी लीवर, और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो भी आंसर क्या आएगा, लीवर। नेक्स्ट देखो, इस लीवर को जिगर के नाम से भी जानते हैं। सवाल आ जाता है कि जिगर, कौन से अंग को जिगर के नाम से जाना जाता है, तो वो हम किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि दिल को कहते हैं, हार्ट को कहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो जिगर होता है ना, वो अपन किसको कहते हैं, लीवर को ही कहते हैं। बोलते जिगरा बहुत है भाई, बोला जाता है कि जिगरा बहुत है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि बेसिकली अपनी टर्म में अपन हार्ट के लिए बोल देते हैं, लेकिन साइंस की बात करें तो हम जिगर किसको कह रहे होते हैं, लीवर को कह रहे होते हैं, यकृत को कह रहे होते हैं। अब देखो आगे की बात हम करते हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी, रीजनरेशन। रीजनरेशन की सुनी है, रीजनरेशन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, कि ये पुनरुद्ध भवन क्या होता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्ध भवन क्या होता है। तो सवाल क्या बनेगा कि सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सवाल, सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता मानव शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है, क्षमता यानी कैपेसिटी, मानव शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता। तो हम आंसर यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लीवर में पाई जाती है जी, यकृत में। आप क्या कहेंगे कि अब ये तो पता होना चाहिए कि पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या है। तो पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या है कि यदि एक बार कोई सेल या फिर कोई ऑर्गन नष्ट हो गया किसी भी वजह से, और उसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करके यदि वापस उस ऑर्गन को बना लेती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पुनरुद्ध भवन। जैसे देखा होगा छिपकली में, लिजार्ड में, कि उसकी पूंछ कट जाती है तो थोड़े टाइम बाद में वो वापस आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वहां की जो कोशिकाएं हैं वो उसको वापस बना सकती है, रिकवर कर सकती है पहले के जैसा। तो ऐसा ही हमारी यकृत में होता है कि जब यकृत की कोशिकाएं, मान लो जैसे सीरोसिस रोग हो जाता है यकृत में, जॉन्डिस, पीलिया रोग हो जाता है, तो यकृत में क्या है कि जैसे जैसे कोशिकाएं नष्ट होती जाती है, वापस यदि टाइम पे ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर हमने जो हमारा खाना खाने का जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, उसको सही कर लिया, तो जो यकृत है उसकी कोशिकाएं विभाजन करके वापस वैसा का वैसा लीवर बना सकती है। तो आपसे सवाल बन जाए कि सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, यकृत में। अब आपके सामने नेक्स्ट सवाल बन जाए कि मिनिमम, सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, जल्दी से आंसर दो। ब्रेन में, जी बिल्कुल, विजेंद्र कुमार जी, दिमाग में, अनिल जी। आज शेयर नहीं किया गया आप लोगों ने, भूल जाते हो क्या? अब आंसर तो दे दिया, आंसर के साथ साथ शेयर भी करते जाया करो, आपको बोला हुआ तो है। सोनी कुमार जी सही है, जी बिल्कुल सही दे रहे हैं सारे, कर दिया तो थैंक्स, दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं मैं आप सबको। अब देखो सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो आप लोगों ने आंसर दे ही दिया है, ब्रेन या फिर आप मस्तिष्क कह सकते हैं। अब ब्रेन की भी कौन सी कोशिकाओं में, तो आपका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन या फिर आप क्या कह सकते हैं, नर्व सेल, न्यूरॉन सेल,
नर्व सेल के नाम से जाना जा सकता है, या फिर आप हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं। तो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता ब्रेन में तंत्रिका कोशिकाओं में या फिर न्यूरॉन में पाई जाती है। यानी एक बार अगर न्यूरॉन डिस्ट्रॉयड हो गई तो हो ही गई, अब दोबारा नहीं बनेगी। क्लियर है जी? चलो आगे। अब लीवर से देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल क्या बन रहे होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपसे सवाल कर ही लिया कि बताओ, जैसे घर पे कई बार क्या होता है कि सवाल कर ही लेते हैं कि लीवर की लोकेशन क्या है, लीवर कहाँ स्थित होती है। अगर साइंस की स्टूडेंट है तो उनको पता ही होगा घर वाले कैसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। एक्सरे दिखा के पूछते हैं कि देखो बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ी पता है कि हम डॉक्टर तो नहीं बने अभी तक, स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं है। अब देखो आपसे सवाल पूछ लिया जाता है लोकेशन का। लोकेशन यानी कि लीवर हमारा जो बॉडी है उसमें कहाँ स्थित होती है। राइट में, राइट में भी कहाँ से, राइट में तो जैसे मान लो कि मैं खड़ी हूं तो मेरा ये पार्ट पूरा लेफ्ट है, ये पार्ट पूरा राइट है, तो राइट में भी कहाँ सी होती है, गुहा। गुहा मतलब कैविटी, कैविटी में कहाँ से पाया जाता है पवन जी, राइट। चलो मैं बता देती हूँ, राइट तो सही है आपका कि दाईं तरफ होता है। होता कहाँ पे है, देखो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं इस तरीके से बनाऊंगी, छोटी आंत ऐसे पाई जाती है, समझने के लिए बना रही हूं, ठीक है। एक भाग इसका कहलाता है ड्यूडनम, ठीक है, दूसरा भाग कहलाता है जेजुनम और तीसरा भाग क्या कहलाता है, इलियम। सबने सुना होगा नाम, अभी हम पढ़ेंगे छोटी आंत तो वहां बात करेंगे, ड्यूडनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत का जो ये पहला ड्यूडनम वाला भाग है, इसके यहां से उपस्थित होती है हमारी लीवर। यानी कि ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग हो गया, लेफ्ट भाग हो गया, बायां भाग है, और ये वाला भाग कौन सा हो गया, राइट वाला भाग। यानी आप इतना कह सकते हैं कि हमारा जो स्टमक है, जो आमाशय है, आमाशय के जस्ट राइट वाले भाग में क्या उपस्थित होती है, लीवर उपस्थित होती है। जी क्लियर है इतना? तो लोकेशन पूछ ली जाए तो आप लोकेशन में क्या कह देंगे, स्टमक के राइट साइड के अंदर, दाईं साइड में, या फिर आप कह सकते हैं कि ड्यूडनम के जस्ट राइट साइड में ये पाई जाती है। अब चलो आगे लोकेशन के बाद में। देखो एक डायग्राम से इस चीज को समझना आप, डायग्राम से कैसे समझ में आएगा, क्योंकि डायग्रामेटिकली हम देखेंगे तो इमेज हमारे माइंड में सेट हो जाएगी और कभी नहीं निकलेगी वो। कि आप पढ़ोगे कि मैडम ये हमें ये बताओ कि गोल ब्लेडर क्या है, पित्ताशय क्या है, तो वो मैं सारी चीजें भी क्लियर कर ही देती हूँ आपकी पहले। मैंने इसको ड्यूडनम माना है, ड्यूडनम, और ड्यूडनम का मीन्स ये किसका भाग है, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का भाग है, कौन सा, ड्यूडनम। आप कहोगे कि मैडम ये क्या बना दिया आपने, तो ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं लीवर, यानी कि यकृत, ठीक है। और ये जो भाग मैंने बनाया है इसको कहते हैं हम गॉल ब्लैडर, गोल ब्लैडर, और गोल ब्लैडर को ही आप क्या कह सकते हैं, पित्ताशय, गोल ब्लेडर, या क्या कह सकते हैं, पित्ताशय। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है इसको कहते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं जी, अग्नाशय, पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय। आप पूछोगे कि मैडम ये सारे साथ कैसे बना रखे हैं आपने, इसलिए बनाए हैं, ध्यान से सुनना कि ये जो ड्यूडनम है, छोटी आंत, एक बात मैंने अभी बोली कि छोटी आंत के अंदर जो पाचन होता है उसके लिए जो एंजाइम आ रहे होते हैं, या फिर पाचन में जो सहायक होता है, वो एक तो लीवर होता है, एक क्या होता है, अग्नाशय। यानी यहाँ से अग्नाशय रस बन के ड्यूडनम में आएगा, यहाँ से पित्त रस बन के कहाँ आएगा, ड्यूडनम में आएगा, और फिर इस ड्यूडनम में भोजन की कौन सी क्रिया चलेगी, पाचन की क्रिया चलेगी। अब होता क्या है कि हमारी जो ये लीवर है, यहाँ पे ये लीवर एक रस बनाती है, एक जूस बनाती है, और उस जूस को हम कहते हैं पित्त रस। क्या कहते हैं, पित्त रस, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, बाइल जूस। और इस बाइल जूस से अच्छे अच्छे सवाल बन रहे होते हैं। ये जो पित्तरस है ये बनता कहाँ है, लीवर में, लेकिन जब पित्तरस ज्यादा बन जाता है तो इसको स्टोर किया जाता है, संचित किया जाता है गोल ब्लैडर में। तो स्टोर ऑफ बाइल जूस, स्टोर ऑफ बाइल
जूस। आपसे दो तरीके के सवाल बनेंगे कि बताओ पित्तरस बनता कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, यकृत में। ठीक है, पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है, तो आप क्या कहेंगे, गोल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय में। और आपसे पूछ लिया जाए कि गोल ब्लेडर कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, यकृत में। किसकी उपस्थिति होती है, गोल ब्लेडर की होती है। इसके बाद में देखो ये जो पित्तरस है, ये पित्तरस करता क्या है, क्या काम होता है इस पित्तरस का और बनता कैसे है। सबसे पहले तो ये पित्तरस है ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, यानी ये एक बेसिक होता है, क्षार प्रकृति का होता है। तो आपका सवाल क्या बनेगा कि अगर एक क्षारीय प्रकृति का है तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। जैसे हमने लार में पढ़ा था, लार का पीएच कितना पढ़ा था, 6.8, हल्का अम्लीय की बात की थी। तो ऐसे ही हम यदि बात करें कि ये पित्तरस क्षारीय प्रकृति का है तो इसकी पीएच कितनी होती है, तो आप हमेशा याद रखेंगे 7 से 8 के बीच में। अब आपको ऑप्शन में ज्यादा जो मिलता है उसकी बात कर रही हूं मैं, आपको ऑप्शन में मिलेगा 7.7। और हम लोगों को पता है कि जब पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है तो वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो आप कह देंगे कि 7 से 8 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है। तो मोस्टली जो ऑप्शंस होते हैं वो उसमें आपको क्या मिलेगा, 7.7, या दोनों के बीच की डिजिट मिलेगी। 7.5 से तो ऊपर होगी और 8 से नीचे होगी। क्लियर है, 8.5 नहीं 8.3 होती है अग्नाशय रस की। ये कौन है जी, मीना जी, 8.5 नहीं होती, 7 से 8 के बीच में होती है। और कितनी होती है, 7.7। अब देखो ये जो पित्तरस है, पीएच आपने नोट कर ली होगी, ये पित्तरस है, इसके कलर की बात करें कि बताओ इसका रंग कैसा होता है, पित्तरस का रंग कैसा होता है। अब बहुत से के लोगों के दिमाग में आ रहा होगा पीला, है क्या कोई ऐसा आंसर जो येलो दे रहा है, ये जितेंद्र जी येलो, अश्विनी जी बाइल पिगमेंट, ये कौन है, दक्ष ग्रीन जी, राइट, बिल्कुल सही है। जो पीला दे रहे हैं ना वो अपना डाउट निकाल ही देना, पित्तरस का कलर कभी पीला नहीं होता। अशोक यादव जी सही है, पित्तरस का जो कलर है वो हमेशा कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। अब आप कहोगे कि ग्रीन क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आप अभी समझेंगे, मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, कारण देखो, कारण क्या होता है इसका, हमारी जो लीवर है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लीवर, यकृत, हमारी जो लीवर है ये 2 प्रकार के पिगमेंट बनाती है। पित्तरस में 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं और वो पिगमेंट कौन से होते हैं, एक होता है आपका बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, आप हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। और दूसरा होता है आपका बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, और आप इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, बिलीवर्डिन। अब मैंने ये दोनों नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका आंसर आपको यही मिलेगा। पित्तरस का जो कलर है ग्रीन कलर, वो किसके कारण होता है, बिलीवर्डिन के कारण। तो यदि बिलीवर्डिन उपस्थित है तो हमेशा पित्तरस का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, हरा होगा। याद रखेंगे, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन के कारण पित्तरस का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब आप क्या कहेंगे कि मैडम फिर बिलीरुबिन क्या करता है, तो हमारा जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है इसका रंग कैसा होता है, येलो होता है। और प्लाज्मा का जो येलो कलर है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, बिलीरुबिन उत्तरदायी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बॉडी में बिलीरुबिन ज्यादा बन जाता है, और वो ज्यादा कब बनता है, जब यकृत प्रभावित होता है, यानी यकृत पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा होता, यकृत प्रभावित है, तो यकृत में जो बिलीरुबिन है ये ज्यादा बनने लग जाते हैं और प्लाज्मा क्या होता है, बहुत ज्यादा येलो हो जाता है। उसके कारण हमारी आंख हो गई, त्वचा हो गई, स्किन के अलावा नाखून हो गए, ये कैसे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। और उस रोग को आप क्या कह देते हैं, पीलिया। सबने सुना है पीलिया, या फिर इसी का नाम क्या होता है, जॉन्डियस रोग। आपको ये नाम भी याद रखना है, पीलिया या फिर क्या नाम होता है, जॉन्डियस रोग, जिसमें हमारी आंखें, नाखून, त्वचा कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। अब सवाल क्या बनता है कि ऐसा कौन सा अंग है जो प्रभावित होने पर जॉन्डियस या फिर पीलिया रोग हो जाता है, तो हाँ हेपेटाइटिस भी बोलते हैं उसे। आप क्या कहते हैं, लीवर, कि लीवर के अंदर जब कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे तो बिलीरुबिन वर्णक ज्यादा बनेगा, पिगमेंट ज्यादा बनेगा, जिससे हेपेटाइटिस, पीलिया या फिर जॉन्डियस रोग हो जाता है। क्लियर है इतना।
और बिलीवर्डिन के कारण जो आपका बाइल जूस है उसका रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब जब इस बाइल जूस की ही बात आ जाती है, जैसे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का। अब इस बाइल जूस के अंदर क्या होता है, देखो हमारा जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस में कई बार देखो बहुत से मैं नाम तो नहीं, टीचर्स की बात कर ले, स्टूडेंट्स की बात कर ले, कि वो क्या बोल देते हैं, निकल जाता है मुंह से कि बाइल जूस में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम बोल दिया जाता है ऐसा, एंजाइम। क्योंकि हम क्या करते हैं कि बेसिकली पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में यही पढ़ते आते हैं कि जहाँ जूस बनता है, जहाँ रस बनता है, उसमें क्या बनते हैं, एंजाइम। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि बाइल जूस में कभी भी एंजाइम नहीं बनते। तो सवाल बन जाता है कि पाचन तंत्र का ऐसा कौन सा जूस है, रस है, जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो आपका आंसर क्या होता है जी, बाइल जूस या फिर पित्त रस। अब सवाल आपसे क्या बनता है कि अगर एंजाइम नहीं पाए जाते तो बाइल जूस में पाए क्या जाते हैं, तो बाइल जूस में पाए क्या जाते हैं, बताओ। अगर एंजाइम्स नहीं पाए जा रहे तो बाइल जूस में क्या पाए जाते हैं फिर, वर्णक की तो बात कर ली जो 12% होते हैं, उसके अलावा 80 से 85% जल होता है, और जो मात्रा बच गई है 2 से 3%, उसमें क्या पाया जाता है, हॉर्मोन्स। रोहित जी क्या बात कर रहे हो, नो एंजाइम। चलो मैं बता देती हूँ कि इसमें एंजाइम तो नहीं पाए जाते बाइल जूस में, लेकिन क्या पाए जाते हैं जी, आयन। अब आप कहोगे कि मैडम ये नया ही टॉपिक कहाँ से आ गया, आप कहाँ से आयन की बात करने लग गई। बिल्कुल सही बात है, बाइल जूस में क्या पाए जाते हैं, आयन्स पाए जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि ये आयन्स कौन से होते हैं, कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, जी सही है, मिनरल्स, खनिज लवण। आयन्स के साथ में हम किसकी बात कर लेंगे, खनिज लवण की। खनिज लवण या फिर मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं पता है, पित्तवर्णक तो आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बाइल जूस में आयन की और इसके साथ में खनिज लवण की। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पित्तरस में आयन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा जी कॉपर। याद रख लेना, पहला कौन सा होता है, कॉपर। दूसरा कौन सा होता है आपका, आयरन, सोडियम नहीं होता। तीसरा आपका कौन सा होता है, पोटेशियम। कॉपर, आयरन और पोटेशियम, क्लियर है। बाइल जूस में जो आयन पाए जाते हैं उसमें कॉपर होता है, उसमें आयरन होता है और उसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है जी, पी नहीं होता, के होता है। अब आप कहोगे कि मैडम ये खनिज लवण कौन से होते हैं, तो देखो 2 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं बाइल जूस में। कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहला तो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सबने नाम सुना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो पहला जो मिनरल आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह देंगे कि बाइल जूस में पाया जाने वाला पहला खनिज लवण कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। दूसरा जो मिनरल होता है वो कौन सा होता है आपका, सोडियम ग्लाइकोलेट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है, सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट यदि आज तक पढ़ा नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि हमेशा के लिए याद रहे। बाइल जूस में आयंस पाए जाते हैं कॉपर, आयरन और पोटेशियम। और बाइल जूस में खनिज लवण कौन कौन से पाए जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। समझ में तो आ रहा है ना, रेस्पॉन्स दे दो मुझे एक बार कि हाँ समझ में आ रहा है हमें। ये बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते तो एंजाइम की जगह क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। और जिसमें खनिज लवण में आप सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर लेंगे और सोडियम ग्लाइकोलेट की बात कर लेंगे। देखो नाम कुछ ऐसे हैं कि साइंस है तो टेक्निकल नाम आएंगे, तो आप एक बार क्या करेंगे, इनको लिख लिख के याद करेंगे। कोशिश करते रहो, बस यही दिमाग में होना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखो आगे, यदि हम इसके काम देखें कि बाइल जूस करता क्या है,
बाइल जूस करता क्या है, जो कहाँ बन रहा है, लीवर में बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बाइल जूस क्या कर रहा है, देखो एक नाम सुना होगा आपने, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एक नाम सबने सुना होगा ये, और पूछा भी जाता है। इसे हम हिंदी में कह देते हैं वसा का पायशीकरण। तो आपसे टर्म बन जाए कि वसा का पायशीकरण क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, वसा का पायशीकरण का मतलब क्या होता है। तो हम किससे कहते हैं वसा का पायशीकरण, कि जैसे मान लो ये फैट है, और ये फैट क्या है कि ऐसे बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, एक जटिल भाग है। हमारे भोजन का जो सबसे जटिल भाग है वो फैट ही तो है, इसका पाचन आसानी से नहीं होता, तो इसमें ये जटिल भाग है। ये इस जटिल भाग पे क्या है कि एंजाइम काम नहीं कर सकते, एंजाइम काम नहीं कर सकते। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो पित्तरस है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे तीर के निशान पे, बाइल जूस पित्तरस, ये हो गया बाइल जूस यानी कि पित्तरस। तो ये बाइल जूस क्या करेगा, ये फैट वसा या लिपिड को यहाँ छोटे छोटे फैटी एसिड, जिसको हम क्या कह देते हैं, फैटी एसिड की बात की थी हमने फर्स्ट वाले दिन, जिसको हम कहेंगे वशीय अम्ल, फैटी एसिड या फिर वशीय अम्ल। और ये वशीय अम्ल क्या होते हैं कि ऐसे छोटी छोटी गोलिकाएं हो जाती है जिसपे आराम से एंजाइम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और लाइपेज एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। तो फैट को फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पित्तरस, बाइल जूस। और इस जो रिएक्शन है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या फिर वसा का पायशीकरण। तो ये पहला फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद रखना है। रिपीट करें, चलो रिपीट कर देती हूं। बाइल जूस का पहला काम क्या है, बाइल जूस का पहला काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का पायशीकरण। इसका मतलब क्या है कि जो वसा है, जो लिपिड्स है, वो क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है और उन पे कभी भी एंजाइम काम नहीं कर सकता। आपने, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटेलिस्ट की जो रेट होती है वो किस पे ज्यादा काम करती है, तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल पे, कि क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, उस पे रिएक्शन जल्दी होती है, ठीक है। एक तो आपने मिट्टी बहुत ज्यादा मतलब पार्टिकल बड़े हैं उसको डाला, और एक छोटे छोटे पार्टिकल जैसे मान लो मिश्री डाल दी एक, और एक आपने चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल डाले, तो वो क्रिस्टल जल्दी घुल जाएंगे ना पानी में। क्यों घुल जाएंगे, क्योंकि उनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। यही यहाँ पे रीजन है कि फैट पे एंजाइम काम नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं। तो बाइल जूस क्या कर देता है, इसको इजी कर देता है और इसको फैटी एसिड वशीय अम्ल में तोड़ देता है, जो फैट की एक सरल इकाई होती है, और इस पे एंजाइम क्या करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। क्लियर है, पहला काम। अब देखो इसका दूसरा काम क्या होता है, दूसरा फंक्शन क्या है। सबसे पहले मैं दूसरा फंक्शन बताने से पहले कुछ सेल की बात करती हूँ। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था कि मैडम कूफर सेल, और मैंने कहा था कि अभी आएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कूफर सेल्स की। कूफर सेल हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, कूफर कोशिकाएं, कूफर कोशिकाएं, कूफर सेल्स। अब ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो, ये कूफर सेल्स कहाँ पाई जा रही है जी, लीवर में, हमारी यकृत में पाई जा रही है। अब इनका काम क्या होता है कि कूफर सेल्स क्या काम करती है, तो ध्यान दो, ये जो कूफर सेल्स हैं ये किस प्रकृति की होती है, सबसे पहले तो फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक, अब आप कहोगे कि मैडम ये फैगोसाइटिक क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझा दो फैगोसाइटिक क्या होता है। तो पहले की जो पहले से क्लासें ले रहे हैं उनको पता है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए बोलती हूँ रेगुलर क्लासें लोगे तो टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर होगा और आप ऑब्जेक्टिव सवाल करते रहोगे। मैं जल्दी ही क्लास लूंगी क्वेश्चंस की भी, हर एक टॉपिक से। कूफर सेल्स को हिंदी में कूफर ही बोलते हैं, आप हिंदी में लिख लो कूफर सेल, कूफर कोशिका, ठीक है। तो फैगोसाइटिक का मीन्स, अभी इस फैगोसाइटिक का मतलब क्या है, भक्षण करना, खा जाना, भक्षण करने वाली कोशिका, यानी ऐसी कोशिकाएं जो किसी बाहर से आए हुए जीव को या फिर कोई मृत कोशिका को खा जाती है, उसका भक्षण कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक
सेल कहते हैं। तो फैगोसाइटिक जो सेल है वो कैसी होती है, कूफर सेल्स। उनका नाम है, लीवर में पाई जाने वाली फैगोसाइटिक सेल्स को आप क्या कह देते हैं, कूफर सेल्स कह देते हैं। अब आप पूछोगे कि मैडम इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, जैसे मान लो बाहर से जब आपने खाना खाया तो खाने में कोई कीड़ा चला गया और आपने खा लिया, पता ही नहीं चला, और माउथ से भी वो डायरेक्ट ऐसा कैसा चला गया, और बचता बचता वो कहाँ तक पहुँच गया, छोटी आंत तक पहुँच गया। उसके बाद में जैसे आपने मान लो कोई बैक्टीरिया खा लिया, और बैक्टीरिया के अलावा आपने क्या खा लिया, कोई वायरस खा लिया, तो होता क्या है कि बाहर से आने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, उनको एक कूफर सेल्स क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो याद रखेंगे, कीड़ा या जो भी वर्म वगैरह है, बैक्टीरियाज है, वायरस है, जो भोजन के साथ हमारे बॉडी में चले जाते हैं, तो इनको जो नष्ट करने का काम है वो कौन करती है, कूफर सेल्स। कहाँ पाई जाती है, लीवर में। किस प्रकृति की होती है, फैगोसाइटिक, या फिर भक्षण करने का काम ये करती है। तो कूफर सेल्स का काम आप हमेशा याद रखेंगे। तो लीवर का दूसरा काम क्या हो गया, लीवर का दूसरा काम क्या हो गया कि जो बाहर से आने वाले जो पदार्थ हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं, जो बैक्टीरियाज, वायरस हो गए या फिर वर्म वगैरह हो गए, उन सबको ये क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन, लीवर के इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है। डिटॉक्सिफिकेशन का मीन्स क्या है, नीराविशीकरण। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेना, डिटॉक्सिफिकेशन यानी आप क्या कहते हैं, नीराविशीकरण। आप पूछोगे कि मैडम ये नीराविशीकरण का मतलब क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मान लो ये नीर एक उपसर्ग है ना, हिंदी की बात करूँ तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। यानी जैसे आप क्या लिखते हो, आदर, हिंदी में देख लो, आदर को आप क्या लिख देते हो, निरादर। यानी जो आज्ञा का पालन कर रहा है, जो रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको अपन आदर बोलते हैं, और जो रिस्पेक्ट नहीं करता उसको आप क्या बोल देते हैं, निरादर। ये जो नीर है ये उपसर्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नीराविशीकरण का मतलब क्या है कि भोजन के साथ विष यानी कि हम किसकी बात करेंगे, कोई जहरीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ या फिर कोई भी टॉक्सिक पदार्थ जो भोजन के साथ हमारी बॉडी में चला गया है, उसका जो अवशोषण है वो कौन कर लेती है, लीवर कर लेती है, यकृत कर लेती है। तो तीसरा फंक्शन, ये कौन है, विक्रम जी, कोरोना को भी कॉफर सेल्स ही खत्म करती है क्या? ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉयड करता है ना, वहाँ पे थोड़ी होगा ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपने जो लंग्स हैं उनको इफेक्टिव करता है। तो यहाँ नीराविशीकरण का मतलब क्या है कि जितने भी टॉक्सिक हैं, जहरीले पदार्थ जो भोजन के साथ चले जाते हैं, ड्यूडेनम क्या होता है, छोटी आंत का पहला भाग है ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम, चौधरी जी। जहरीले पदार्थों को लीवर क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसके बाद में देखो इनका ये 3 काम हमने पढ़ लिए हैं। अब लास्ट एक काम और होता है, आपने सुना होगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन का नाम, मैंने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया था एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में, ठीक है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसके अलावा मैंने दूसरी पढ़ाई थी हिपैरिन, हिपैरिन प्रोटीन, और ये हिपैरिन प्रोटीन क्या थी, एंटी क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग। आप कहोगे कि एंटी क्लोटिंग का मतलब क्या है, तो हमने पढ़ा था प्रतिरक्त स्कंदक, प्रतिरक्त स्कंदक, और इसका मतलब क्या है, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है और जो हिपैरिन है, इन दोनों का जो निर्माण है, जो संश्लेषण है, वो भी कहाँ पे होता है जी, लीवर में होता है। तो लीवर के काम देखो मैं रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहला काम क्या कर रही थी लीवर, सबसे पहले जैसे टॉक्सिक है उनको क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। कूफर सेल क्या कर रही है, बैक्टीरिया, वायरस, उनको क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। इसके बाद में ये लीवर है एल्ब्यूमिन, और क्या बना रही है, हिपैरिन बना रही है। बाइल जूस कौन बना रही है, लीवर बना रही है। बाइल जूस कर क्या रहा है, फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ रहा है, सरल इकाइयों में तोड़ रहा है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या वसा का पाइशीकरण भी कहते हैं। ये सारे काम किसके चल रहे हैं, लीवर के चल रहे हैं, आपको याद रखते जाना है। नेक्स्ट काम क्या है कि आपने यूरिया का नाम तो सबने सुना है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना था वो कौन सा है, अपना यूरिया। यूरिया, इस यूरिया का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण भी कहाँ होगा, लीवर में।
और लीवर के अंदर जो साइकिल चलता है उसे अपन कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल, सवाल पूछ लिया जाता है कि ऑर्निथिन साइकिल कहाँ चलता है, कहाँ चलता है जी, लीवर में चलता है। और ऑर्निथिन साइकिल करता क्या है, किसका निर्माण करेगा, यूरिया का निर्माण। क्या करेगा, तो यूरिया का निर्माण तो कहाँ होता है, लीवर में। लेकिन यूरिन की बात कर ली जाए, मूत्र की बात कर ली जाए, तो यूरिन कहाँ जाके बनता है, किडनी में जाके बनता है।